Everybody should treat himself or feel pride in being an Indian first and being a Hindu, Muslim, Sikh, Christian or Jew or any other religion later. But did it happen? No. So आज आप जो युवा वर्ग है उनकी जिम्मेदारी है कि आप लोग अपने जब आप समाज में जाते हैं लोग, और आप देखिए हमारे जो ऋषि मुनि थे वो भी रिसर्च की बात करते थे। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी रिसर्च की है और ऐसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो भी रिसर्च की बात करती है। पूरा एम्फेसिस पूरा का पूरा जोर रिसर्च पर है। तो ऐसे में आप लोग रिसर्च कीजिए, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस, ट्राई टू फाइंड आउट द जेनेसिस of these problems that still exist even after 75 years of independence। और जब हम उनकी आप उसके ऊपर जाएंगे कि ये जो क्या उस जब रिसर्च करेंगे तो आप समाज में तो आपको पता पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम्स थी और उनके सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये बच्चों की जिम्मेदारी है। आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि भारत को सबसे युवा देश कहा जाता है। सुना है आप लोगों ने? इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन, ऐसा पूरी दुनिया कह रही है। पूरी दुनिया भारत की तरफ इसलिए देख रही है क्योंकि हमारा जो मीडियन एज है वो 28 वर्ष है। मालूम है आप लोगों को? हमारा 28 वर्ष मीडियन एज है। इसी कारण से हम, और जो चाइना हमसे बहुत आगे है उनकी मीडियन एज हमसे डबल है। तो वो आने वाले समय में वो ओल्डेस्ट नेशन हो सकता है और हम यंगेस्ट नेशन हैं। पर हमको यंगेस्ट नेशन होने के साथ साथ एक और बड़ा अचीवमेंट है हमारा, और वो है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का। हम पूरी दुनिया के यंगेस्ट नेशन हैं, सबसे युवा देश हैं, पर सबसे पुरानी संस्कृति है हमारी। इस पर हमें गर्व होना चाहिए। और इस पर गर्व होना क्यों जरूरी है ये भी समझिए आप, क्योंकि जिस संस्कृति को जिन लोगों को अपने पूर्वजों पर, अपने संस्कृति पर, अपना जो देश है उसके क्या अचीवमेंट्स रहे उस पर अगर गर्व नहीं होगा तो उसके आगे बढ़ने में वही सबसे बड़ी रुकावट होती है। इजराइल इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इजराइल को जब आप स्टडी करेंगे, पूरे इजराइल के जो यहूदी थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब उनको सब मारा गया और वो सब जगह बिखर गए थे, पूरी दुनिया में बिखर गए थे, लेकिन उन लोगों ने अपने जो देश के प्रति जो उनका समर्पण था वो कभी उनका खत्म नहीं हुआ। और वही कारण था कि वो सारे के सारे लोग जहां भी रहते थे वो एक ही कसम खाते थे कि, और जब वो एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते थे तो उसमें आखिरी में एक लाइन होती थी कि नेक्स्ट मॉर्निंग इन इजराइल। तो वो अपनी मदरलैंड पे पहुंचे, अपने देश को चाहते थे, अपनी संस्कृति को प्यार करते थे, और इसी कारण से वो लोग आज दुनिया में नंबर 1 है। इजराइल छोटा सा देश है, हमारे मतलब इंदौर से थोड़ा सा ही बड़ा होगा। इंदौर जिले से अगर इंदौर धार 2 जिले मिला लिए जाए तो इजराइल हो जाएगा। और आज वो पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी सिखा रहा है। मोदी मैम जानती हैं जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रही हैं कि आज वो 6 इंच बारिश वाला देश हमारे देश को, जहां पे 35 इंच बारिश होती है, उसको खेती सिखा रहा है। तो ये इसके पीछे मेन जो कारण है वो पेट्रियटिज्म है, मेन कारण है अपने देश से प्यार करना है। ये हमको समझना पड़ेगा और हमें ये भी समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि हमारी देश ने 0 दिया है, शून्य। बिना शून्य के ना कंप्यूटर होता, ना कोई टेक्नोलॉजी होती, ना सिविल इंजीनियरिंग होती, ना किसी तरह की इंजीनियरिंग होती, कोई साइंस नहीं होती, कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती। हमारे देश ने 0 दिया। और हमारे देश ने, आपको एक बात, आज हम सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। थोड़ा सा टाइम चल जाएगा नहीं, क्योंकि क्या है, बच्चे बच्चे मिलते हैं तो मन होता है कि उनसे खुल के बात की जाए। तो सुश्रुत संहिता के बारे में आपने सुना होगा। महर्षि सुश्रुत लगभग 3000 BC में हुए हैं और उनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। फादर ऑफ सर्जरी हम नहीं कह रहे हैं उनको, वर्ल्ड के दूसरे देश जो डेवलप्ड नेशन है वो कह रहे हैं फादर ऑफ सर्जरी। ऑस्ट्रेलिया में उनकी बहुत बड़ी मूर्ति लगी है एक सिडनी यूनिवर्सिटी में, और उसके नीचे लिखा है फादर ऑफ सर्जरी। तो
इसी के साथ में जो महर्षि भारद्वाज हुए हैं हमारे, जिन्होंने विमान शास्त्र लिखा था, 10 तरह के विमान बनाए थे, उस पर अब जो मरकरी से चलने वाला विमान है, अभी अभी नासा ने कहा है कि अगर हमको बहुत लंबी यात्रा करनी है, मतलब हमको अर्थ की तो बातें नहीं हो रही है, स्पेस की बात हो रही है, तो हमको मरकरी एज अ फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। और महर्षि भारद्वाज ने आज से हजारों साल पहले बताया था कि पारा, मरकरी को हिंदी में बोलते हैं पारा, तो पारे से जो ईंधन बनेगा उससे जो उसको इसमें उस हवाई जहाज में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे हम वो अचीवमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमको याद रखनी पड़ेगी। महर्षि चरक हुए, महर्षि पतंजलि हुए, जिनका योग आज दुनिया के लगभग हर देश में योग किया जा रहा है, वो महर्षि पतंजलि हुए हैं। महर्षि पाणिनि हुए हैं, जिनकी व्याकरण को आज तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया। अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक चैलेंज किया है, पर वो चैलेंज झूठा निकला। वहां पे अपने ही हिंदुस्तानी एक बच्चा था, उसने कोई कहा कि मैंने ये पजल सॉल्व कर दिया है, लेकिन वो पजल का जवाब नहीं दे पा रहा है। देखिए, हम सब रिसर्च स्कॉलर्स हैं। अगर हमने कोई बात करी है तो उसका हमें उसका पूरा का पूरा हर चीज बतानी पड़ेगी। कैसे वो बात उसका हम हवा में बात नहीं कर सकते हैं, तो उसने हवा में बात की। अब ये हमें उन लोगों को अपने उन पूर्वजों को जरूर याद करना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। जब आप अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ेंगे तभी आपको लगेगा कि हम इतनी महान जो हमारे पूर्वज हैं उनकी संतानें हैं। हमें तो कहीं भी कोई बुलाता है तो और कोई विषय करे नहीं करे, पर ये विषय जरूर करते हैं, और वो विषय है जो वो है चाइना और पाकिस्तान। तो बच्चों, हमने पत्रकारिता में बाहर भी काम किया है, और हमने दुनिया में जो जो चीजें देखी हैं, अपने देश में भी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे भी काम किया है, और हर स्तर पे नक्सलाइट्स के साथ भी काम किया है। तो आज हमको जो है चाइना, और जब हम आज कभी भी किसी बच्चे से बोलते हैं कि देश की सेवा करोगे, तो वो क्या कहता है, हमारे स्कूल में ही हम लोग लगभग साल में 3-4 प्रोग्राम करते हैं, तो वो कहता है मैं फौजी बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। पर क्या आपको लगता है फौज तो सिर्फ 12 लाख ही है पूरे देश में, तो हम 135 करोड़ लोगों के जो बच्चे हैं, उसमें से जो बच्चे होंगे वो सारे फौजी कैसे बन सकते हैं? तो झा मैम ने एक बहुत अच्छी बात की कि अगर हम अपना कचरा सही जगह फेंक रहे, सही नागरिक हैं, तो भी हम वही सेवा कर रहे हैं। और आप विश्वास मानिए, अगर आप टीचर हैं, आपने अपनी ड्यूटी सही तरीके से बच्चों को पढ़ाया, अगर आप एक क्लर्क हैं, आपने अपना काम पूरा किया, अगर कोई स्कॉलरशिप देख रहे हैं, एक भी बच्चा स्कॉलरशिप के लिए परेशान नहीं हुआ, और जो भी काम जो आदमी कर रहा है, इवन जो आदमी सड़क पर झाड़ू लगा रहा है, अगर वो झाड़ू लगाते समय, हमारे घर में कई बार हम लोग की बात होती है कि कभी कभी कोई बाई नहीं आई, कोई नहीं आई, तो हमारी कोशिश अगर अपने झाड़ू लगाई तो ये कोशिश रहती है कि बाई से अच्छी झाड़ू लगाए। तो अपन कोई भी काम करें उसको इतने अच्छे से करें और पूरी तन्मयता से करें, तो हम अपने देश की सच्ची सेवा कर सकते हैं। और एक बात और है, सबसे बड़ा हथियार होता है इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? इकोनॉमिक्स के नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। तो देखिए, आज हम एक कसम खा लें कि चाइना का एक भी सामान नहीं खरीदेंगे, तो आप विश्वास मानिए चाइना पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि चाइना के लिए कोई सबसे बड़ा बाजार है। सबसे कम लॉजिस्टिक खर्चे में अगर भारत सामान पहुंचता है, अगर हमने उसका सामान लेना बंद कर दिया तो चाइना खत्म हो जाएगा। और चाइना ही पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो अपने आप पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो हमारे एक तीर से 2 निशान लगेंगे, ना तो एक गोली चलेगी ना एक मिसाइल चलेगी। बस हमें क्या करना है, क्या करना है, चाइना का सामान नहीं खरीदना है। वो मोबाइल पे भी आता है, आप में से अधिकतरों के पास मोबाइल चाइना के होंगे, क्योंकि कैमरा अच्छा होता है। हमारा ये कहना है कि हम छोटी छोटी चीजों के पीछे अपने देश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कि अब हमारा कैमरा खराब चल जाएगा LG का, लेकिन हम LG का ही लेंगे, और जो भी भारतीय अपनी कंपनियां हैं, माइक्रोमैक्स है और बहुत सारी कंपनियां हैं, वो चल जाएगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है ऑलरेडी, है ना। तो ये तो एक बात हो गई। अब एक्चुअली क्या है, आज मोदी मैम से कल हमारी बात हो रही थी, तो मोदी मैम ने एक बात बोली थी कि प्लेयर, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्समैन आई मस्ट ऑल्सो स्पीक ऑन स्पोर्ट्स एंड अबाउट द NEP प्रोविजंस ऑफ स्पोर्ट्स इन NEP 2020। तो बच्चों,
ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसने अपने आप में एक बहुत बड़ा, ये भी एक क्रांति आने वाली है इससे। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टाइम पे, अभी तक भी, अभी आप लोग भी पढ़ रहे हैं तब तक भी, एक करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं और एक को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। तो करिकुलर के तो मार्क्स मिलते हैं, को करिकुलर के नहीं मिलते हैं। पर अब स्पोर्ट्स को भी करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल कर लिया गया है। और अब ये मान के चलिए आप कि हमको स्पोर्ट्स में भी, पहले क्या होता था, एक कहावत थी जब हम लोग बच्चे थे, हमारे पड़ोसी कहते थे और दादा दादी नाना नानी कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, है ना। आप दोनों स्पोर्ट्स में हैं बच्चों, है ना। तो जो भी स्पोर्ट्स में बच्चे हैं और जो नहीं हैं, कोई ना कोई एक गेम जरूर अपनाइए। क्योंकि ये तो छोटी बात थी एनईपी वाली, हम आपको एक बड़ी बात बताने वाले हैं जो अपने समाज को लगातार कमजोर कर रहा है, लगातार खत्म कर रहा है और एक साइलेंट किलर के रूप में बहुत बुरे तरीके से ग्रसित कर रहा है समाज को। वो है डिप्रेशन, वो है हमारा जो जिसे कहना चाहिए, इतनी मतलब आदमी इतने डिप्रेशन में आ जाता है कि बहुत ड्रास्टिक स्टेप भी उठा लेता है। तो खेल कैसे परिवर्तन कर सकता है हमारे जीवन में, क्योंकि जब हम कोई खेल खेलना शुरू करेंगे, आप में से सब लोग, और टीचर से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी खेलें और बच्चों से भी खिलवाएं। और जब आप खेल खेलेंगे और रेगुलरली खेलेंगे तो उसमें कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा तो सबसे बड़ी चीज जो आप सीखेंगे वो सीखेंगे हारना, हार को बर्दाश्त करना, टू फेस द डिफीट। इफ यू आर एबल टू फेस द डिफीट देन यू हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। हार को उसी तरीके से, ना हार में ना जीत में, अटल जी की एक कविता है ना, तो किंचित नहीं भयभीत में एक कविता है। तो उस चीज को जब हम बिल्कुल पूरे तरीके से अपना लेंगे अपने जीवन में, और वो स्पोर्ट्स ही एक तरीका है, खेल ही एक तरीका है जिससे कि हम उस चीज को अपना सकते हैं। और इसलिए आप लोग जरूर उसको अपनाएं। क्योंकि देखिए डिप्रेशन के कारण कितनी सारी समस्याएं अपन युवाओं में देख रहे हैं जो हो रही हैं, और कई बार बहुत दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, कई परिवार, पूरे के पूरे परिवार डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमको उससे बचना चाहिए। अब एक चीज थी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप लोगों के यहाँ एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के बहुत सारे बच्चे हैं, और आई एम ऑल्सो फार्मर, बट व्हेन आई गॉट माई लैंड I was not knowing anything about, मतलब even a word about organic farming। और हम तो वही करते थे, 3 बार यूरिया डालना है, और पेस्टिसाइड जैसे ही उसमें वो चारा आया, वीड्स आई तो सीधे उसमें वीडिसाइड डाल देना है, जिसको देसी भाषा में चारा मारने की मशीन दवाई बोलते हैं, तो वो डाल देते थे। बस दवाई डाली और सुबह तक बिल्कुल साफ, सुबह तक बिल्कुल इतना आसान हो जाता था। लेकिन वो आसानी जो है पंजाब में जब अपनाई तो वहां पर कैंसर ट्रेन चलानी पड़ी। मालूम है आप लोगों को? एक ट्रेन है जो अमृतसर से चलती है, उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। हमने जब हमने खूब पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके प्रोडक्शन तो बहुत ऊंचा कर लिया, खूब पंजाब खेती में देश में नंबर 1 हो गया, लेकिन उससे जो बीमारियां होती हैं, उससे जो खतरनाक उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, उसने बहुत डिस्टर्ब कर दिया। तो आज हमको ऑर्गेनिक, जब से ऑर्गेनिक फार्मिंग का समझा है, अभी हमने सर को यही बताया कि सबके गेहूं 1.5-1.5 2-2 फुट के हो गए, हमारे गेहूं अभी 6 इंच के हुए हैं। बट आई एम नॉट कंसर्न, वो होली के बाद कटेगा तो भी क्या दिक्कत है। प्रोडक्शन हो सकता है कि बाकी लोगों को 12, किसी को 12 बोरी आएगा और हमारे में 8 बोरी आए तो भी ठीक है, लेकिन जो आएगा वो अमृत आएगा। उसको खाने के बाद सेहत भी बनेगी और कोई बीमारी भी नहीं रहेगी। और इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में खैर अच्छे से डॉक्टर धाकड़ मैम बता सकती हैं आप लोगों को, डॉक्टर अनुपमा मोदी बता सकती हैं। हम तो आई एम स्टिल अ लर्नर, हम तो अभी भी सीख रहे हैं बहुत सारी चीजें। लगातार लोगों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, कोई बताता है नीम की निमोली से ये बनाओ, कोई बोलता है अभी हमारे यहाँ जो गौशाला है वो गौमूत्र से बना के देती है कुछ दवाई, कुछ छिड़कते हैं तो वो बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड का काम कर रही है और उससे कोई नुकसान भी नहीं होता है।
आखिरी आज बसंत पंचमी है, आप लोगों का बहुत समय ले लिया, तो बसंत पंचमी है आज, तो आज हम बसंत पंचमी को मना रहे हैं। और बसंत पंचमी हमारे मालवा निमाड़ के लोगों के लिए, जो लोग मालवा निमाड़ में रहते हैं, उनके लिए ये और भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि धार हमसे बहुत करीब है, 50-55 किलोमीटर दूर है, जहां पर भोजशाला है, जहां लगभग 1000 AD में राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण कराया था और वहां पर वाघ देवी की प्रतिमा की स्थापित की थी। वो वाघ देवी ही सरस्वती जी का एक नाम है। और फिर लेकिन कुछ अप्रिय स्थितियां बनी, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने उसको आके तोड़ दिया और वो सब बहुत सारा उसका डिसिक्रेशन हुआ और उसके बाद लगातार कंट्रोवर्सी चलती रही। फिर 1902 में लॉर्ड कर्जन उनका बहुत, उस मूर्ति बहुत खूबसूरत है, तो उस मूर्ति को वो लंदन ले गए, लंदन म्यूजियम में रख दिया। लेकिन आप में से ही कोई आदमी निकला, उसका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उसने लंदन में जाके केस लगाया और उस केस हमने जीत लिया है। और भगवान ने चाहा तो अब मुख्यमंत्री जो अपने शिवराज सिंह जी हैं, उन्होंने भी कह दिया कि बहुत जल्दी मूर्ति लाई जाएगी, तो वो मूर्ति यहाँ आएगी। जब मूर्ति आएगी तो एक समस्या है छोटी सी, कि छोटा सा चैलेंज भी होगा प्रशासन के सामने और सरकार के सामने। तो वो चैलेंज जो होगा, उसके आज आप लोगों की, युवा वर्ग की जिम्मेदारी है कि सौहार्द की बातें करें और जो चीज जहां की है उसको मिल जानी चाहिए, उस पर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और हम आप सब लोग मिलकर आज मां सरस्वती के चरणों में वंदना करते हुए यह प्रार्थना करते हैं कि वो मूर्ति जल्द से जल्द वहां स्थापित हो, हम उसके दर्शन करें और उसके साथ ही वो पूरे इस मालवा निमाड़ को विद्या दे और सबको समृद्ध करे। जय हिंद, जय भारत।